कौमी एहतसाब ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी पर कौम का भरपूर एतमाद। नैब की बिला तफरीक कार्रवाइयों की बदौलत पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख मुस्तहकम। सीडीए का नामुकम्मल रिहायशी मंसूबा पाक इनक्लेव, नैब का नोटिस। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। सबसे पहले आपके सामने एक अहम तरीन जायजा रिपोर्ट सर्वे रखते चलते हैं, जिसका आपने जिक्र हेडलाइन में सुना है, जिसके मुताबिक तकरीबन 60% मजमूई तौर पर नैब की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया है, सेटिस्फैक्ट्री करार दिया है नैब की कारकर्दगी को। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि क्योंकि सर्वे जो हुआ है ये हालिया एक हफ्ते यानी 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2018 के दरमियान हुआ है। इससे पहले नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। मकसद सिर्फ बताने का यह है जी, क्योंकि इससे पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे और अब जावेद इकबाल साहब नैब हैं। फर्क वाज़े तौर पर शहरियों को, पाकिस्तानियों को नजर आना शुरू हो गया इस वक्त, और इसकी अक्कासी इस सर्वे में होती है, जिसके अंदर पाकिस्तान भर से जाकर एक सैंपल साइज सेलेक्ट किया गया, जिससे पूछा गया, तो उसमें लोगों ने मजमूई तौर पर कहा जी कि वी आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नैब। तो ये तो इस वक्त क्रेडिट जाता है मौजूदा चेयरमैन नैब को कि कम अज कम ये तासुर मजमूई तौर पर जो है बहाल हुआ, वो साख बहाल हुई, और इसका इंपैक्ट इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स और दीगर इंटरनेशनल सर्विस पर भी हमें आइंदा आते हुए नजर आएगा। और इवेंचुअली पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है और जिसके ऊपर हम हतमी तौर पर नतीजा देखना चाहते हैं वो भी आता हुआ नजर आएगा। नैब की तरफ से एक अहम तरीन नोटिस हुआ, और ये नोटिस कल के दिन हुआ। ये एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है जी पाक इनक्लेव, जो सीडीए इस्लामाबाद की तरफ से शुरू की गई साल 2011 में। इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत से पाकिस्तानियों का, और वो लोग बिलखुसूस जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका पैसा फंस गया। सीडीए ने बगैर जमीन खरीदे, जो इल्जाम है कि बगैर पोजेशन के, बगैर जमीन के उनके पास उन्होंने इसके इश्तिहार दिए, न सिर्फ जमीनें बेची। फेज 1, फेज 2, फेज 1 की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक प्लॉट था 2011 में। और ये अहम तरीन मंसूबा क्यों 8 साल तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, नैब ने इसका नोटिस लिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि इससे पहले कि हम, क्योंकि आज का प्रोग्राम इस हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक है स्पेसिफिकली, और नैब की ओवरऑल कारकर्दगी पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, और जो लोग इफेक्ट हुए हैं इस पूरे मामले से हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनके नजदीक सीडीए की तरफ से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से मौक़िफ़ जानने की कोशिश करी, तो सीडीए के तर्जुमान या मौक़िफ़ हमें यह मिला जी कि 92% फेज 1 की जमीन अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और फेज 2 पे काम जारी है। लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी क्या है जिसकी वजह से नैब ने नोटिस लिया, ये भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले आपको बताते चलें कि वफाकी मोहतसिब की तरफ से भी एक फैसला सामने आया, जो कि अगस्त 29 2018 को, यानी हालिया 1 या 2 माह कबल फैसला आया था, जिसके अंदर ताहिर शहबाज साहब की तरफ से, वो फैसला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहा गया कि द फेडरल ऑम्बुड्समैन हैज डायरेक्टेड द सीडीए टू कंप्लीट द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस एंड स्टार्ट डेवलपमेंट वर्क ऑफ पाक एनक्लेव विद इन अ मंथ, so the allottees waiting for the possession of plots since last 7 years be handed over their plots। अब ये अगस्त 29 का फैसला है, लेकिन इसका अथॉरिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस फैसले का। अब इस अहम तरीन मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए पहले तो हमारे जो ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद में, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया सर। साबिक डीजी नैब जनाब शहजाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आपको इंट्रोड्यूस, हमारे साथ अत्तर जमील साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बरतानिया से मौजूद हैं, साथ हमारे साथ स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुतासिर हुए हैं और इस पूरे मामले से अपनी रवदात हमें बताएंगे। और इसके साथ नवाज भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में, जो कि एक और मुतासरीन में शामिल हैं इस हाउसिंग स्कीम के हवाले से, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे अगर जानना चाहूं सीडीए की तरफ से क्या मौकिफ है नैब के इस नोटिस के बाद, वहां आपकी क्या खबर है इस हाउसिंग स्कीम के बारे में, और क्या इस तरह इतना बड़ा फ्रॉड आपकी नजर में कैसे सीडीए ने कर दिया, इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस रहे? नसीम सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ चांस। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सीडीए का अगर आप तर्ज अमल देखें तो वो यहाँ पे करप्शन के ढेर लगे हुए, फाइलें ढेरों की तादाद में नैब के अंदर मौजूद हैं, जो सीडीए ने यहाँ पे सिर्फ एक सोसाइटी के साथ
इस तरह नहीं किया। सीडीए ने जो है यहाँ पे बिल्कुल बंदर बाट की और इस तरह ज़मीनें बेची हैं या ख़रीदी हैं जैसे उनके अपने घर का माल होता है। तो सीडीए में कोई इस वक्त ख़ास आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई डर खौफ पाया जाता है या अफसरान बाला जो है वो इस बात से डर गए हैं कि नैब ने जो है चेयरमैन नैब ने एक्शन लिया है। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज जब आप खोलेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो हर जगह सीडीए का ही नाम आता है। होना तो ये चाहिए कि अगर नैब चेयरमैन ने इस वक्त एक्शन लिया है तो जो भी सीडीए के अफसरान हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सजाएं दी जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको मंजर आम पे लाया जाए। इस तरह के बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, कभी हाई कोर्ट लेता है, कभी सुप्रीम कोर्ट लेता है, कभी नैब लेता है, लेकिन उसका खातर ख्वाह कोई नतीजा नहीं निकलता और असल में जो मुतासरीन होते हैं बेचारे उन्हीं को जो है वो रोना धोना पड़ता है और उन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप देखें ना कितना बड़ा जुल्म है कि आपने 15 अरब के करीब तकरीबन रुपया जो है फैक्ट्री से लिया हुआ है। ओवरसीज़ में जितने लोग जाते हैं वहाँ उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में अपना एक मकान बना ले, या यहाँ पे भी हमारे मुल्क में भी जो सरकारी पेशा लोग होते हैं जिनको पेंशन्स मिलती है, जिनके पास सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो एक ज़मीन खरीदते हैं और उनकी ज़िंदगी भर की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मकान अपना बना सके। और कई लोग तो ऐसे हैं जो इस ख्वाहिश को दिल में लिए हुए इस जान से रुखसत हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये बहुत अच्छी बात है कि चेयरमैन नैब ने इस पर एक्शन लिया है। लेकिन आपने हाईलाइट सही किया कि जो भी अफसरान इसमें मुलव्विस है, आपने हाईलाइट सही किया है कि नोटिस से मामला आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नोटिस जैसा मैं कह रहा हूं कि मोहतसब का फैसला भी मौजूद है 29 अगस्त का। उस फैसले में वो लिखते हैं कि इसकी जो तमाम इसके हवाले से इस्लामाबाद में हजारों सोसाइटीज है, जो नया एयरपोर्ट बना है उसके आसपास बेशुमार सोसाइटीज हैं। तो यहाँ पे तो मिली भगत के सीडीए के साथ मिली भगत किए बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और आप देखें ना कि सीडीए ने जमीन एक्वायर नहीं की, उसकी पहले इश्तिहारात पे सीडीए के पैसे कौमी खजाने से खर्च किए गए और फिर जो लोगों से पैसे लिए गए उसकी डेवलपमेंट नहीं की गई और उसके आसपास जो दूसरी सोसाइटीज थी उनको मौका दिया गया, वो डेवलप हो गई है, उनके प्लॉट ज्यादा महंगे हो गए और जिनके पार्क एनक्लेव के अंदर प्लॉट है वो बेचारे तरस रहे कि उनको अलॉटमेंट लेटर मिले तो वो अपना एक घर वहां पे बना सके। अब आप अतर साहब, मैं अगर आपकी तरफ आना चाहूं, आपने इसमें यकीनी तौर पर पैसा आप इन्वेस्टमेंट की, आप इफेक्टी हैं इस वक्त, क्या ग्रीवेंस इस वक्त आपकी है? अब ये वफाकी मौतसब का फैसला, चेयरमैन नैब का नोटिस, इस पर क्या तासुरात हैं पहले बाद में पूछूंगा। ग्रीवेंस क्या है, क्या आपको नुकसान क्या पहुंचाया है सीडीए की तरफ से, क्या हुआ है आपके साथ, अगर आप बताएं हमें अतर साहब। सबसे बड़ा जो लॉस है वो तो ट्रस्ट है, जो हमने ट्रस्ट किया था सीडीए के ऊपर। और उस टाइम दो हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई थी, एक सीडीए की पार्क एनक्लेव थी और उसके साथ एक प्राइवेट और हाउसिंग सोसाइटी थी। अगरचे प्राइवेट में जो प्राइस थी ऑलमोस्ट हाफ थी सीडीए की पार्क एनक्लेव से, सीडीए में पाकिस्तानी जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए। इनकी कमिटमेंट थी कि विद इन 1 ईयर ये हैंड ओवर करेंगे प्लॉट्स, लेकिन 1 साल में वो कमिटमेंट इनकी पूरी नहीं हुई। तो पहला ग्रीवेंस ये है कि जब इन्होंने बैलेटिंग की उस वक्त उसमें जितने हाई वैल्यू प्लॉट्स थे डबल रोड पे, पार्क फेसिंग, ऐसे वो प्लॉट्स जिनकी वैल्यू बहुत बेहतर थी, वो जितने इन्फ्लुएंशियल थे उनको इन्होंने अलॉट किए। और उसके बाद उसमें ये नैब ने उस वक्त शायद नोटिस लिया था और उसमें ये चीज़ प्रूव भी हुई कि ये बैलेटिंग थी वो फिक्स थी। और उसमें वो लिस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट थे, जर्नलिस्ट थे, रिटायर्ड जजेस थे, फोर्सेस के लोग थे, हर वो बंदा जो मैटर करता था उनको इन्होंने अब्लाइज किया सीडीए ने उस वक्त। और बाकी जितने ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको डिप्रेशन जो एक साइड पे नाला है वहां पे बिल्कुल लो वैल्यू प्लॉट्स हैं, उन सबको उधर फेंका उसने। तो हमने अपने तौर पे उस वक्त सीडीए के चेयरमैन को लिखा, कई बार लिखा उनको, अपना जो ग्रीवेंस था उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया को यूज करते हुए मैंने ग्रुप फॉर्म किया फेसबुक के ऊपर ताकि जो लोग ओवरसीज हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको इकट्ठा किया जाए। उन लोगों को इकट्ठा करके लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन हमने लॉन्च की। उस पर 1-2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा और उसका फिर वही एंड हुआ जो नॉर्मली होता है पाकिस्तान में, कि वो पिटीशन हमारी खारिज होगी। और उसमें जो हमारे ग्रीवेंस थे उसमें नंबर 1 रिग बैलेटिंग थी जो सीडीए ने की, और नंबर 2 ये था कि इन्होंने पूरा लेआउट प्लॉट जो था उसका सीडीए पार्क एनक्लेव का वो चेंज कर दिया। इनिशियल जब
1,20,00,000 वैल्यू इन्होंने बताई, उसके अगेंस्ट बहुत सारे फीचर्स थे जो इन्होंने बताए, उसमें एडवर्टाइजमेंट किए कि ये फीचर्स होंगे, और मेन ये था कि 60% ग्रीन लैंड होगी उसके अंदर। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा लेआउट चेंज करके 60% ग्रीन एरिया था उसको खत्म करके उसकी जगह हार्डली, अभी जो नया इनका प्लान है उसमें देखे तो 30% भी ग्रीन एरिया नहीं बनता जी, और उसमें नए प्लॉट ऐड करके पैसा बनाया उन्होंने, बजाय ये कि वो जो कमिटमेंट थी हमारे साथ की उसको डिलीवर किया जाए। तो तीसरा ये था कि प्लॉट इन्होंने हैंड ओवर करने थे, विदंगवानी है वो अभी तक ही ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिल गए अलॉटमेंट लेटर, लेकिन स्टिल बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हम वहां पे जाके कर नहीं बना सकते। तो मेनली ये 3-4 हैं हमारे जो ग्रीवेंस है उसकी। ठीक है था साहब, ये तो आपकी ग्रीवेंसेस हैं। अगर मैं नवाज सिद्दीकी साहब आप भी पहले आपसे बात कर लूं इस बारे में कि इससे पहले कि मैं जो है इस बार शहजाद भट्टी साहब की तरफ जाऊं और नैब क्या इस वक्त कर सकता है इस बारे में पूछूं उनसे। नवाज साहब ये बताएं कि कितना पैसा इसमें, यानी कितना बिलियंस ऑफ रुपीस है। अभी जैसे अतर जमील साहब है, आपका भी इसमें पैसा लगा हुआ है, आप फेज 1 में थे, फेज 2 में थे, और हमें बताया गया कि 92% फेज 1 कंप्लीट हो गया या काम कर दिया है। वो दावा दुरुस्त है, गलत है, ये भी झूठ है, क्या हकायक है नवाज भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ दावत दी और इस बात करने के ऊपर। दूसरा ये है कि मैं नैब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बड़े कीमती वक्त में से इसको जो हमारी बिल्कुल गवर्नमेंट के नोज़ के नीचे है और CDA के ऑफिस से बिल्कुल 5 मिनट्स के दूर है, इस हिस्से को देखा, पार्क एनक्लेव 1 और 2 को। और मैं सेकंड करता हूँ अतर जमील साहब की इस बात को कि ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर आप नैब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन प्लाटों की लिस्ट निकाल के देखें और जितने कार्नर के प्लाट हैं और जो बहुत डबल रोड के ऊपर, जिनको मेन डबल रोड कहते हैं, उसके ऊपर जो प्लाट है, अगर आप उनको देखें तो वो प्लाट बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं। इसका ये मतलब है कि उनको बैलेटिंग में डाला ही नहीं गया, उनको अलहदा पहले उनको अलाट करके उनको बताया गया कि ये नक्शा है, इसमें ये प्लाट है, आप पसंद करें कि आपके नाम कौन कौन सा। नवाज साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने को कहा जा रहा है सर, तो मैं इस ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं। पे शहजाद साहब का भी इस पर क्या मौक़िफ़ है कि नैब आखिर क्या एक्शन ले सकता है। हमारे साथ पैनल हमारे अहम तरीन हाउसिंग सोसाइटी जिससे नुकसान हुआ, पैसा फंसा इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले हमारे जो सिटीजन हैं उनका। ब्रेक के बाद अहम हकायक होंगे बेनकाब, मेरे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और मजे का खेस जो इस वक्त बात है वो ये है कि अखबारों में इश्तिहारात आते हैं तो उसमें लोगों को मुतला किया जाता है कि आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेते हुए या फिर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो आपके पास उसका टाइटल और पोजेशन ऑफ लैंड होनी चाहिए, देन यू कैन अनाउंस अ प्रोजेक्ट। अब एक बिल्डर को भी अगर जमीन बेचनी है आगे तो उसकी पोजेशन और टाइटल ऑफ लैंड तो उसके पास हो आगे। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली जो सब में खतरनाक बात है वो ये है जी कि टाइटल ऑफ पोजेशन है ही नहीं। और फेज 2 के बारे में तो बिलखुसूस पाक एनक्लेव के हवाले से बताया जाता है कि फेज 2 के हवाले से तो स्पेसिफिकली नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, आज से नहीं सालों से फंसा हुआ है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि इस सोसाइटी के लॉन्च के ठीक 12 या 15 दिन बाद वहां एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई, वो कंप्लीट हो जाती है या और हाउसिंग सोसाइटीज कंप्लीट हो जाती हैं, या वो हाउसिंग सोसाइटीज किस तरह आगे बढ़ती हैं, क्या होता है, ये क्यों नहीं आगे तकमील तक पहुंच रही है। ये बड़े अहम सवालात हैं जिसका खुद नैब ने अब नोटिस ले लिया है। तो नवाज भट्टी साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे और ब्रेक हो गई थी, लेकिन आप बैलेटिंग वाले पहलू की बात बता रहे थे कि आप कहते हैं कि वहां से नैब शुरू करे, पता करे किस किस को कॉर्नर प्लॉट मिल गए इसके। सर उसके बाद क्या करे नैब, किधर पकड़े, किसको पकड़े, CDA में जाके पकड़े, किसको क्या करे नैब? देखिए जी, मैं एक्सपर्ट हूँ और मैंने भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है और फेज़ 1 में भी की हुई है, फेज़ 2 में भी की है। अच्छा, फेज़ 1 इन्होंने बड़ा उसकी इश्तिहारात लगाए थे जी, ये जूअल ऑफ इस्लामाबाद है और बड़ी गेटेड कम्युनिटी होगी। आप यकीन करें कि जब इन्होंने इनाग्रेशन भी की, इन्होंने रियल प्लांट्स भी वहाँ नहीं लगाए, इन्होंने दरख्तों की टहनियाँ काट के और 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए लगा के जस्ट टू शो कि जी हमने बड़ी प्लांटेशन की है। आप जाके देखें, आपको एक भी सिंगल दरख्त उसके अंदर नज़र नहीं आएगा।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कब्जा इन्होंने दे दिया, वहाँ कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं है। अगर मैं अपना घर बनाना चाहूँ तो मुझे किसी थर्ड या फोर्थ किसी भी नेबर से जो साथ वाली कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से बिजली लेके, अगर यहाँ 5 रुपए यूनिट बिजली है तो मुझे 10 रुपए दे के वहाँ उससे तार लेनी पड़ेगी अपने घर को बनाने के लिए। और इन्होंने फिर ये कहा ये गेटेड कम्युनिटी है। आप देखें गेट के ऊपर कुछ सिक्योरिटी है, इनकी दीवारें 2 दफ़ा लोग तोड़ के अंदर आ गए थे, रास्ते से पीछे से आ गए थे, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। उसके बाद जब इन्होंने फेज़ 2 को लॉन्च किया, पहला अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, पोजेशन भी नहीं दिया, बिजली नहीं आई, गैस नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। रोज़ सुन रहे हैं जी पैसे दे दिए बिजली के भी गैस के भी, आप घर शुरू करें, देयर वाज नथिंग डन। उसके बाद जब फेज़ 2 को जब इन्होंने किया तो मैंने वहाँ पर भी बड़ा हिस्सा डाला। 10 प्लाटों का मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 निकले। अनफॉर्चुनेटली वो चारों के चारों फंसे हुए हैं। जिस दिन इन्होंने बैलेटिंग की, ये 2 दिन के बाद आप देखें वहाँ पर नर्सरियों को जगह दे दी गई। नर्सरियाँ पहले वहाँ पर नहीं थी, अगर आप रिकॉर्ड को चेक करें तो जिस दिन इन्होंने बैलेटिंग की वहाँ कोई नर्सरी उस जगह पर नहीं, क्योंकि 7 चट्ठा बख्तावर के जो ग्रीन एवेन्यू घर है, मेरा वहाँ पर घर है, तो आई नो दैट एरिया, आई बीन लिविंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग टाइम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन्होंने अगले दिन 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पर नर्सरियों वालों को जगह दे दी और ख़ुद ही इंक्रोचमेंट करनी शुरू कर दी और ख़ुद ही अपने बंदों को 1-1, 2-2 कमरा कह दिया कि आप बना लो ताकि बाद में आपको कंपनसेट किया जाए। अगर माफिया की बात हमारे मुल्क में की जाती है ना, तो मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क का माफिया एक तरफ कर दे और सीडीए को एक तरफ कर दे तो शायद सीडीए का बल्ला फिर भी भारी होगा। इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़ी रिस्क, झूठ का पलंदा। वो आप दूसरे देखें, वहाँ पर जो बैरिया इनक्लेव है वो भी उस वक्त लॉन्च की गई, वो 60 लाख पे शुरू किया गया, ये 1.25 करोड़ पे शुरू किया गया, उसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। हमारी जो मैंने कल पिछले हफ्ते, ये 2 हफ्ते पहले 1-2 प्लाट 35 लाख लास्ट में बेचा है, बाहर कोई नहीं है क्योंकि nobody wanted to invest there। अच्छा, और लिया कितने का था सर आपने? हमारे भी एज ए ओवरसीज बड़े ग्रीवियंस, आपका जो फेज 1 वाला था, लैब से बड़ी तवक्कुआत है हमारी। नवाज साहब, फेज 1 वाला तो 1 करोड़ 20 लाख का था ना, जो आपने जो बेचा है वो 35 लाख आप कह रहे हैं कि रेट लग रहा है इस पर। मतलब उस वक्त 1.20 की इन्होंने शुरू की थी, कुछ प्लाट से इन्होंने 1 करोड़ 20 के किए थे, फिर उसकी सेकंड टाइम बैलेटिंग की थी, फिर ये चले गए 1 करोड़ 75 लाख के ऊपर। फिर 1 करोड़ 75 के बाद जब इन्होंने फेज 2 को किया तो वो 2.25 करोड़ से प्लस कर दिया। अच्छा, इन्होंने पहले किसी ब्रोशर में कुछ नहीं बताया कि ये जो कनाल के प्लाट है इसमें अगर एक्स्ट्रा लैंड होगी तो वी विल चार्ज फॉर दैट। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में इन्होंने मलिक रियाज साहब को फॉलो करते हुए कि जी अगर आपकी ज़मीन 4-5 मरले ज़्यादा है तो हम फिर उसका भी चार्ज करना शुरू कर दिया। इट हैपन्स विद मी इन फेज 1। आई हैड अ प्लॉट जिसका 500 गज के मैंने सारी पेमेंट की हुई है। फिर उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया जी कि नहीं ये इसके साथ को 5-4 मरले जगह एक्स्ट्रा लैंड लगती है तो वो आप उसका और 8 लाख रुपया दें। तो फिर देन आई एंड अप पेइंग अनदर 8 लाख रुपए। लेकिन आपने एक बात आपने कर दी है, आपने कहा कि अगर माफिया हो तो सबसे बड़ी माफिया ये। शहजाद भट्टी साहब, ओवर टू यू सर। मैं नैब ने तो कंप्लेंट पर नोटिस लिया है अभी इन सब की। आप देख रहे हैं इस वक्त सारे इस वक्त मोतबर शख्सियात हैं, ये सारे आम सिटीजन भी हैं, ओवरसीज भी हैं, इसमें जो लोगों ने पैसा जिनका फंस गया है, डूब गया है, नैब ने कंप्लेंट पर नोटिस लिया है। ईडन का एग्जाम्पल सामने मौजूद है, 13 अरब की प्ली बार्गेन पे बंदा राजी हो गया इस वक्त जो भागे हुए थे मुल्क से। इधर क्या प्रेसिडेंट नैब को सेट करना चाहिए, किस तरह बढ़ना चाहिए आगे शहजाद भट्टी साहब नैब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, ये बहुत ही एक सोर पॉइंट है। आप मुझे टाइम दीजिएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं और एक ये है कि नैब ने क्या करना है। इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि जैसे ये नवाज भट्टी साहब और अतर जमील साहब बोल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान से पैसा कमाने के लिए नौकरियों की तलाश में बाहर जाते हैं, उनका सबसे बड़ा एम सबसे पहले ये होता है कि एक बाइज्जत घर बना लें पाकिस्तान में। और वो लोग जो अच्छे पैसे बाहर कमा रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स लेते हैं, इस ज़मीनों के ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए इन लोगों की, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं इनको रेगुलेटर ने रेगुलेट करना होता है। और रेगुलेटर कौन है? CDA, RDA, LDA, KDA, ये सारी रेगुलेटर हैं। अब अगर रेगुलेटर खुद करप्ट हो जाएगा, मैं आपको इसकी बिल्कुल मिसाल दे रहा हूं कि आपने लाहौर में भी केस सुना है आशियाना वाला। जब भी गवर्नमेंट की कोई एक अनाउंस होती है उसके पास
प्राइवेट हमेशा अनाउंस होती है, गवर्नमेंट वाली को डिले कर दिया जाता है ताकि प्राइवेट जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पर कर जाती है और वो बड़ी डेवलप हो जाती है। सेम थिंग हैपेंड विद द पार्क एनक्लेव कि ये इस तरीके से हुआ है। अब नैब ने अगर नोटिस लिया है तो नैब ने मेरा ख्याल है सैकड़ों, आप यकीन कीजिए कोई 1, 2, 4, 10, 12 नहीं, सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज के लोगों को पैसे वापस दिलवाए हैं जो कि प्राइवेट कर रही हैं। अब दूसरा जुल्म ये होता है कि रेगुलेटर, मैंने खुद जब मैं नैब में डीजी था, हमने ये एक काम किया था कि हमने ये जितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी इनको भी इकट्ठा किया था कि खुदा के लिए आप लोग जो टीवी के ऊपर इस तरीके से करते हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं, इतना खूबसूरत मंजर पेश करके दिखा देते हैं और आप ये नहीं देखते कि जमीन ही नहीं है, अभी तक एक्वायर ही नहीं हुई और वो जो एनओसी लगा होता है वो एक्चुअली ब्रीक सा लिखा होता है अप्लाइड फॉर, और उस लेटर का रेफरेंस दिया होता है और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो धड़ाधड़ उसकी कर रही होती हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं और लोग बेचारे उससे ल्योर इन हो जाते हैं। नैब की सेक्शन जो 9A9 है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, जिसमें आप इंड्यूस करते हैं लोगों को, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 415 पीपीसी में दी हुई है। ये इसके तहत नैब ने लाखों लोगों को रिलीफ दिया है, लोगों के पैसे फंसे हुए। और मैं समझता हूं कि ये जो नैब के अंदर प्ली बार्गेन की क्लॉज है ये है ही इन लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए है जिन लोगों के पैसे इन चोरों ने पकड़े हुए हैं इतने इतने अरसे से। अब ये देखिए 9 से 10 साल इस हाउसिंग सोसाइटी को हो गए हैं। आप अब देखिए ये तो फैक्ट्री जरा कम है, डीएचए वैली के फैक्ट्रीज देखिए वहां लाखों हैं और वो भी फंसे हुए हैं। और ये वो क्रेडिबल रेगुलेटर थे, डीएचए हो गया, सीडीए हो गया, जहां लोग आंखें बंद करके अपने पैसों को इन्वेस्ट किया करते थे। तो नैब ने तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया है। अब नैब के नोटिस देने का मतलब यह है, देखिए वो जो वफाकी मोहतसिब आपने बात की, उन्होंने सीडीए को कहा है कि एक्वायर करें लैंड को जल्दी से जल्दी, और लेकिन नैब में और उसमें फ़र्क यह है कि नैब जो है अब अपोर्शन करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन लोग जिम्मेदार थे इस चीज़ के अंदर कि लैंड एक्वायर किए बगैर, क्योंकि अभी देखिए एक लॉस होगा बहुत बड़ा। सही बात है। लैंड अगर आज 2011 में ये अनाउंस हुई थी तो उससे पहले लैंड एक्विजिशन हुई थी तो उसका रेट कुछ और होता। आज अगर लैंड एक्वायर नहीं हुई और आज एक्वायर करेंगे तो ये 10 गुना जमीनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और जब भी गवर्नमेंट की जो कोई सोसाइटी अनाउंस होती है इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश होगी। जिन लोगों की वहां जमीनें होंगी उन्होंने जरूर किसी को कमीशन ब्राइब दी होगी कि थोड़ी सी लैंड जो है लेट कर दें एक्विजिशन, और अब जब एक्वायर होगी तो उन्हीं लोगों की जमीनें जिनकी वहां जमीनें थी वो बहुत बड़ी कीमतों पर देंगे, क्योंकि अब सीडीए ये कहेगी कि वफाकी मोहतसिब ने भी कहा है कि इन लोगों को दे दो प्लॉट, तो हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ रही है महंगे दामों। तो ये एक बहुत बड़ा एक माफिया है, साजिश है। और नैब जब जाती है तो वो अपोर्शन करती है रिस्पांसिबिलिटी कि किस शख्स की जिम्मेदारी थी, कौन ऑफिशियल था, जिम्मेदार था। आप सही कह रहे हैं कि टाइम पर लैंड एक्विजिशन होती। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है तो हम इस बात आएंगे तो नसीम सिद्दीकी साहब भी हैं, अतर जमील साहब से भी और नवाज साहब से और शहजाद साहब से मजीद गुफ्तगू होगी। सवाल यहाँ पर यह भी है जी कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की हम बातें सुन रहे हैं और फिर हम ये मिसालें देख रहे हैं जो रेगुलेटर सेट कर रहा है, तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब तक ये चीजें करेक्ट नहीं होती। हम उठाएंगे ये सवाल ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और एक और हाउसिंग सोसाइटी, एक और जगह जहां पर बिलखुसूस हम अभी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में सुन रहे हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी से ये इल्तिजा कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पैसा पाकिस्तान लेकर आए, लेकिन फिर हम ऐसी मिसालें देखते हैं जहां सीडीए जैसा रेगुलेटर 1 नहीं 2 नहीं 8 साल तक इस वक्त पैसे रखता है और फिर पोजेशन नहीं देता, जमीन के बगैर खरीदे, टाइटल के बगैर आगे प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है, प्रोजेक्ट बेच देता है, उसके बाद लोग कंप्लेंट्स करते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं। और इससे पहले कि नैब आगे बढ़े तो ये आपको पता चले, क्योंकि जो वफाकी मोहतसिब की रिपोर्ट है उसमें क्लियरली लिखा है कि द एजेंसी यानी सीडीए फेल्ड टू सबमिट एनी कॉम्प्रिहेंसिव रिटन रिप्लाई डिस्पाइट इश्यूएंस ऑफ 6 नोटिसेस। 6 बार नोटिस दिया गया उनको मोहतसिब की तरफ से, और उसके बाद एक जवाब दिया गया तो वो भी किसी न्यूज आइटम का जवाब दिया गया, जो कंप्लेन थी उसका जवाब नहीं दिया गया। आगे लिखा जाता है कि द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो फैसला मुतसिब का है वो कहते हैं द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एज इलिसिटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल एंड फाइल सर्टेनली मेक इट क्लियर विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट
that CDA has failed to lend proper map and form to the project of phase 1 extension and phase 2 as a whole. This has deprived the complainants of their right to take over possession of their plots. अब it has, जो उनकी कंक्लूजन है वो it is proof कि ये जो है इस पर मामला हो चुका है, तो नैब यहां से आगे बढ़ सकता है. नसीम साहब, मैं नया पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहूंगा आपसे, और ये मिसाल से हुए एतमाद कैसे बहाल होगा, एतमाद साजी कैसे होगी, सरमाया कैसे महफूज होगा, ऐसे वाकयात देखेंगे लोग तो. जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया. मैं खुद भी ओवरसीज़ में रहा हूँ और पिछले दिनों में कुछ पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी लोग प्रॉपर्टी शोज़ के लिए लंदन वगैरह दूसरी जगह गए, तो वहाँ ओवरसीज़ का यही एक सवाल होता था कि जो लैंड हमने पहले ली है या जिन सोसाइटीज़ में हमने पहले इन्वेस्ट किया है वो तो हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और वो हमारे आगे आगे भाग रहे हैं. हमारे लाखों डॉलर जो है या पाउंड जो है उसमें डूब चुके हैं, तो हम किस तरह दोबारा पाकिस्तान इन्वेस्ट करने जाएँ. तो बिल्कुल आपने सही किया, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी आ रही है. लोगों को अभी डाउट्स है क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ये क्लियरली बताया ही नहीं है कि ये स्कीम कैसे आगे चलेगी. अभी तो सिर्फ फॉर्म आप डाउनलोड करें और 250 रुपए उसकी फीस जमा कराएं, लेकिन उसका तरीकेकार अभी भी नहीं पता चल रहा. पहले भी PHA प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग एक जो है उसके नाम से भी कुछ प्रॉपर्टीज बनी है, लोगों को दी गई है, लेकिन वहां पे भी बंदर बांट होती है. नैब का ये एक्शन तो बहुत अच्छा है कि वो चाह रहे हैं कि इस तरह लोगों को जो है उनकी ज़मीनें दिलवाई जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह होगा. पहले तो CDA के उन अफसरान को पकड़ा जाए जो उस दौर में ये काम कर रहे थे और उन्होंने बगैर लैंड एक्वायर किए हुए जो है वो लोगों से पैसे ले लिए, लोगों को अभी तक अलॉटमेंट दी नहीं गई है. ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है. अभी नैब प्रोब करेगी, उसके बाद अदालत में जाएगा, लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा जो लोग अपना कैश पैसा दे के वो फाइल्स लेके बैठे हुए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह एक अपना घर भी बना ले. तो आप अगर पूरे पाकिस्तान में देखेंगे तो ये लैंड माफिया हर तरफ छाया हुआ है और उनकी मावनत करने में ये सारे जो रेगुलेटर्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे. अगर इस्लामाबाद का मामला है तो CDA है, रावलपिंडी है तो RDA है, LDA है, KDA में आप देख लें, कराची में भी कितने घपले हैं. तो ये समझ नहीं आती कि नैब भी इस मामले को किस तरह प्रोब करेगा और किस तरह जिम्मेदारान को सामने ला के और जिन लोगों के अवाम के जो लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं उनको किस तरह दिए जाएंगे. होना तो यही चाहिए कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनको मंजर आम पे लाया जाए, उनको सजाएं दी जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में कोई ऐसे वाकयात ना हो सके. अभी तो CDA की जिम्मेदारी है कि जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अगर कोई अनाउंस करता है और उनके पास लैंड पूरी नहीं होती तो वो उनको NOC जारी ना करे या लोगों को इतने अवेयरनेस क्रिएट करे कि भाई ये सोसाइटी ने अभी तक जो है लैंड एक्वायर नहीं की. जैसे शहजाद भट्टी साहब ने भी कहा कि ये जो मार्केटिंग वाली कंपनीज आ जाती है, नैब को इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि ये बहुत खूबसूरत सी प्लॉटिंग और ग्रीनरी दिखा के बड़े खूबसूरत घर दिखा के जो है वो लोगों को जो इस तरफ रागिब करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल जगह पे जाते हैं तो वहां तो बिल्कुल जमीन बिल्कुल फारिग होती है, ना कोई सड़क होती है, ना कोई वहाँ बाउंड्री वॉल होती है. तो नैब को ये मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए. और के हवाले से अगर हम देखें, ये जो आप बात कह रहे हैं, आई ऑल्सो एग्री विद दिस. अच्छा जमीन साहब, आपकी नजर में अब ये, क्योंकि आप बाहर हैं इस वक्त और हम अभी नया पाकिस्तान हाउसिंग की बात कर रहे थे, तो ये कितना जरूरी है कि एतमाद साजी के लिए ये मामला और ऐसे लोगों को इस वक्त कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनसे पूछगछ हो, कठेरे में लाया जाए, और कितना पैसा कितने लोगों का फंसा हुआ है, कितने और होंगे बाहर इस वक्त, कितना जरूरी है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कि इस मामले को मंतकियां जहां पे पहुंचाया जाए. अतर साहब, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्रेडिबिलिटी है. जैसे अभी बात की भट्टी साहब ने जी, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी आई एम रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट एनी मोर. में वजह यह है कि पहले किसी पार्क इनक्लेव में अगर देखें तो 8 साल हो गए कहीं पे कोई शुनीद नहीं हुई. हमने अप्रोच किया नैब को, मैंने 3-4 दफा नैब को लिखा, वफाकी मुतसिब को लिखा गया, अदालत में गए, लेकिन किसी जगह कोई शुनीद नहीं हुई हमारी. तो अब फर्दर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 दफा सोचेंगे हम लोग, मैं हूँ, मेरी तरह बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पे. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्रेडिबिलिटी डेवलप की जाए, बिल्ड की जाए, ट्रस्ट बहाल किया जाए लोगों का. उसके बाद ये कि जो भी स्कीम चाहे नया पाकिस्तान है या कुछ और बनाए तो फिर जाके सक्सेसफुल होगी. अदरवाइज आई डोंट सी, बिकॉज होता ये है कि ये नोटिस लेगी नैब, 2-4 दिन अखबार और मीडिया में आएगा, उसके बाद कोई नया इशू आ जाएगा, उस तरफ सारे चल पड़ेंगे. और सबसे पहले ये है कि जब तक उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता CDA के अंदर
सीडीए माफिया है और ये जिस तरह ऑपरेट करते हैं, नेक्स्ट डेवलप करते हैं, हर वो बंदा, हर वो अदारा जो मैटर करता है उनको ओबलाइज करते हैं ये लोग, और उसके बाद ये अपना जो भी फ्रॉड करना है, जिस तरह इन्होंने चलना है वो चलाते हैं, अदारों को, लोगों को लूटते हैं ये लोग, और लिटरली इसमें लूटा गया है सीडीए पार्क। आपके कितने खुद, जिस तरह नवाज साहब ने बताया कि उनकी फेज 2 में और फेज 1 में जो इन्वेस्टमेंट्स थी, आपकी कितनी फेज 1 में थे, फेज 2 में फंसे हैं आपके पैसे, किधर आपकी बेसिकली है इसमें जो आप ग्रीवेंस आपकी जहां से है? मेरे 2 प्लॉट हैं जी, मेरा वाइफ के नाम पे है, फेज 1 में हमारे। अच्छा, फेज 1 में आप सब, और हमने घर बनाने के लिए लिए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमारा एक ड्रीम था कि पाकिस्तान के अंदर एक घर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 8 साल से नहीं लगता कि अभी कभी पूरा होगा ये। अच्छा, ये रेजिडेंशियल मकसद से लिए थे। अच्छा, इसमें जो वो सीडीए कहता है कि 92% हमने कर दिए हैं, सिर्फ 50 रह गए हैं या क्या रह गए, तो ये दावा, ये 92% वाला, इसकी क्या हकीकत है? आप जब कह रहे हैं आप बैठे हैं आपको नहीं मिला? नहीं, उसमें वो दावा इस हद तक उनका ठीक है कि पोजेशन लेटर वो देना शुरू कर दिए, कुछ काम किया उन्होंने, लेकिन पोजेशन लेटर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अच्छा, हम जाके घर बना के कैसे रहेंगे? बिजली नहीं है वहां पे, गैस नहीं है, बाकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि इस तरह ये सिक्योरिटी होगी, गेटेड कम्युनिटी होगी, और ये बायोमेट्रिक और ये सारी इस तरह के फीचर इन्होंने रखे हुए थे कि ताकि लोग सिक्योर फील करें, वो चीजें नहीं अवेलेबल नहीं है वहां पे। हम कैसे जाके फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं और जाके वहां पे रहें? सही बात है, ये लेजिटिमेट कंसर्न्स। जी, ऑन पेपर्स सीडी इज राइट कि 90% अच्छा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है कुछ नहीं है कोई भी। सही है। और ये बात शहजाद साहब, आप क्योंकि अब सारा तो ओनस आ जाता है कि नैब के कंधों पे, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी, और आपके साथ नवाज भट्टी साहब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी, और हम सब ये कह रहे हैं, तो इट कम्स ऑन नैब इवेंचुअली कि वो इस एतमाद को बहाल करे, इस पैसे को वापस लाए। आप ये तो कह रहे हैं बहुत बड़ी माफिया है, या ओबलाइज भी कर देते हैं, और हम जानते हैं काली भेड़े तो शायद नैब में भी होंगी। किस तरह से नैब इवेंचुअली इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता है शहजाद भट्टी साहब? सिफात, बड़ी क्लियर सी बात आपने थोड़ी देर पहले ये की थी कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट आया है जिसमें कहा गया, सर्वे आपने, कि जिसमें 60% लोगों ने नैब के ऊपर एतमाद शो किया है। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई एंटी करप्शन एजेंसी अगर काम कर रही है जिससे लोगों को तवक्कुआत हैं, तवक्कुआत शायद इससे भी ज्यादा है, लोग तो 100% चाहेंगे कि जी ये डिलीवर करे, लेकिन इसकी कैपेसिटी इस वक्त डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है जिस तरह काम कर रही है, जो नई गवर्नमेंट है, इनका क्योंकि स्लोगन भी यही है, इंसाफ और करप्शन का खात्मा, तो नैब को और मजबूत करें, इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, ताकि अगर हमने सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज को किया है, तो ये कम से कम जो रेगुलेटर खुद जिसका ये काम है, काम ये नैब का नहीं था, ये रेगुलेटर बनाए इसलिए गए थे कि नैब का बर्डन कम हो, एंटी करप्शन एजेंसीज के ऊपर ये बर्डन ना जाए, रेगुलेटर ये काम करे। साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूं मैं, शहजाद साहब, मेरी, क्योंकि नैब तो है हम कह रहे हैं, लेकिन सर ये मुझे बता दें, क्योंकि इससे पहले तारिक फजल चौधरी साहब थे, फिर गालिबन मरियम औरंगजेब साहब अभी, या इस पर तारिक फजल चौधरी साहब बने थे, माइजा हमीद साहबा मिनिस्टर फॉर स्टेट बनी थी। अब तो हमने सुना है कि कैट की कोई मिनिस्टरशिप नहीं है, तो इट कम्स इन द इंटीरियर मिनिस्ट्री आ रही है, शरियार आफरीदी, कौन देख रहा है इस पर? नसीम साहब, अगर आप आगाह कर सकें, किसके मातहत है ये मिनिस्ट्री इस पर? ये जो जी बिल्कुल, नई गवर्नमेंट ने आके कैट को खत्म कर दिया, और इस वक्त जो अपना वजारत दाखिला है, वजीर मुमलकत बराए वजारत दाखिला शहरयार अफरीदी इसको देख रहे हैं, और अगर इसको ये अच्छी तरह से देखेंगे तो कुछ रोना धोना जो है वो लोगों का कम कर सकते हैं, पूरा रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि देखें ना 2011 में जो प्लॉट की कीमत थी, अगर इन्होंने एक्वायर नहीं की और अब एक्वायर करेंगे तो ये उनसे और पैसे मांगेंगे। ये ओवरसीज की जैसे बात हो रही थी कि उनका एतमाद कैसे बहाल करेंगे, तो मैं आपको यहाँ बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर इंग्लैंड अमेरिका में रहते हुए कोई 5-10 हज़ार पाउंड भी जमा कर लेता है ना, तो उसकी 1 से 2 महीने के अंदर मॉर्गेज हो जाती है और उसको सजाया घर मिल जाता है। उसके बाद वो 15 साल तक मॉर्गेज उसकी मामूली सी रकम देता रहता है, और 15 साल बाद उसका घर जो है वो अपना हो जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क में कोई जो है 8-10 साल गुजर गए, तक लैंड ही नहीं मिली। अगर आप नैब के हवाले से कंक्लूड कर सके अपनी बात को, सर आप जो फरमा रहे थे वो अहम बात है, क्या कह रहे हैं आप इस पर? देखिए, बात बड़ी सीधी है, नैब ने अब अपोर्शन करना है ब्लेम, और ये नैब इस तरह पहले भी बहुत सारी सोसाइटीज में कर चुकी है और रेगुलेटर्स को भी कर चुकी है। आप देखिए लाहौर में LDA के DG भी हैं, वो भी इस वक्त कस्टडी में थे, तो ये
इसी तरह सीडीए के अंदर भी जब नैब इसके अंदर आज उन्होंने नोटिस लिया है तो डेफिनेटली ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस अपना मुकम्मल करेगी। जब चेयरमैन कहते हैं नोटिस लिया है तो इसका मतलब है कि इनिशियल काम जो है वो हो चुका है और उनके सामने एक चीज़ पुटअप कर दी गई है कि ये डेफिनेटली ये इसके अंदर खराबियाँ हुई हैं, करप्शन हुई है, तो उसके बाद इंक्वायरी ऑथराइज होगी और ये काम शुरू हो जाएगा। और मैं बड़ा डेफिनेट हूँ कि ये वो लोग सामने कैफरे किरदार पर पहुँचाए जाएंगे। और एक और चीज़ कि इस वक्त नैब को बहुत रुथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक ही हल है कि ये करप्शन फ्री सोसाइटी हम प्रोवाइड कर दें, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का शुक्रिया अदा करते हुए शहजाद भट्टी साहब, नवाज साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, अतहर जमील साहब और सब ने जहाँ से हमें ज्वाइन किया इस अहम तरीन मामले पे। और इस अहम तरीन मामले पे अहम तरीन गुफ्तगू हुई। ये 59% नैब का जो सर्वे कहता है कि सेटिस्फाइड है लोग, वी वांट इट टू बी 100% इंशाल्लाह। और इस तरह के केसेस अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं जिस पर नोटिस हुआ है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला आगे बढ़ेगा और बिलखुसूस ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस जो है बहाल होगा, एतमाद बहाल होगा, जो बिलखुसूस रेजिडेंट्स के लिहाज से पाकिस्तान में रिहायशी मंसूबों में पैसा लगाते हैं। इसी नोट पर वाइंड अप करते हुए फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर आपके सामने एड्रेस फ्लैश करेंगे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।